नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने मैकल के सोमवंश और सिरपुर के पांडुवंश के थोड़ा सा ओवरव्यू देख के बारे में देखा था। मैकल का सोमवंश तो हमने कंप्लीट कर लिया था और जो सिरपुर का पांडुवंश था उसके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे जो उनके शासन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आगे हम उनके शासकों का कालक्रम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उनके क्या क्या कार्य हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिए थे, साक्ष्य विवरण भी देख लिया था। आज हम प्रमुख शासकों से शुरू करेंगे, जिसमें से पहला था उदयन। तो उदयन को हमने कैसे पढ़ा था कि ये जो है पांडुवंश का आदि पुरुष है और नींव रखने वाला माना जाता है। तो संस्थापक के रूप में और आदि पुरुष के रूप में इसे उदयन को माना जाता है। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो कालिंजर शिलालेख के अनुसार इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? उदयन के बारे में। उदयन के बारे में कालिंजर शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब इन्होंने कालिंजर में भद्रेश्वर शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। किसने? तो उदयन ने। उदयन से संबंधित है कालिंजर शिलालेख और उसमें पता चलता है कि इन्होंने कालिंजर में भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया है। किसका? भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण। फिर आगे हम देखेंगे इंद्रबल। इंद्रबल इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इंद्रबल कौन था इसके बारे में हमने सरभपुरी वंश जब पढ़ रहे थे तो वहाँ डिस्कस कर लिया है। उसमें कौन कौन से थे हम देखेंगे। सरभपुरी वंश के समय हमने देख लिया था इंद्रबल के बारे में। ठीक है, तो जो इंद्रबल था वो क्या था? सुदेवराज की जो पुत्री या बहन थी लोक प्रकाशा, उससे इसका शादी हो जाता है और सुदेवराज इसे एक महत्वपूर्ण पद पर रखते हैं जो रहता है सर्वाधिकार अधिकर्ता। ठीक है, मतलब सभी कार्यों का मुख्य अधिकारी। तो उस पद पर इसे रखा जाता है तथा दूतक भी बोला जाता है उसे ही। ठीक है, और इसी के नाम से फिर आगे इसका जो एक पुत्र था शूरबल, यहाँ पर 3 पुत्र का वर्णन मिलता है लेकिन एक पुत्र और याद रखना आप, चौथे पुत्र शूरबल को, क्योंकि हमने मैकल के वंश में देखा है भद्रबल जो कि इसी का नाम है। किसका नाम? इंद्रबल के नाम को ही भरतबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी का पुत्र बताया गया था शूरबल। और शूरबल को क्या करता है कि जो सरभपुरी शासक सुदेवराज रहता है वो मुख्य शाखा को उसके शासन के अंदर दे देता है कि आप यहाँ से शासित करो। तो इनके जो अन्य 2 भाई रहते हैं सुदेवराज के, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है जब सरभपुरी वंश पढ़ा है, तो जो प्रवर राज और एक थे व्याघ्रराज, तो वो दोनों इससे बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं और वे क्या करते हैं कि इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं शूरबल, इंद्रबल के पुत्र शूरबल के ऊपर, और उसकी हत्या कर देते हैं। तो और अपने शासन क्षेत्र को वापस पा लेते हैं। फिर इसी का बदला लेता है इंद्रबल। और इंद्रबल क्या करता है कि जो सरभपुरी शासक रहते हैं प्रवरराज द्वितीय, जो कि प्रवरराज प्रथम का पुत्र रहता है, प्रवरराज प्रथम का माफ़ कीजिएगा, जो सुदेवराज का पुत्र रहता है, तो उनकी हत्या कर देता है और वहाँ पर अपने शासन को स्थापित करता है। साथ में ही प्रवरराज जो प्रथम रहता है, इनका चाचा द्वितीय का, और जो उनका और एक भाई रहता है व्याघ्रराज, उनकी भी हत्या करता है और उनके भी शासन क्षेत्र को छीन लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिरपुर क्षेत्र में पांडुवंश की नींव रखता है। तो ये क्लियर हुआ इंद्रबल के बारे में। कहाँ से था? सरभपुरी शासक सुदेवराज का दामाद या बहनोई हो सकता है, वो जो लोक प्रकाश से शादी करते तो उसको मुख्य अधिकारी सर्वाधिकारी अधिकर्ता के रूप में नियुक्त करता है, जिसे दूतक भी बोलते थे। फिर ये इसके पुत्र को मुख्य शाखा मिलने से इनके 2 भाई जो रहते हैं व्याघ्रराज और प्रवरराज, ये रुष्ट हो जाते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, उन्हें हरा देते हैं और अपने क्षेत्र को वापस पा लेते हैं। तो शूरबल को हराने के कारण इंद्रबल उसका बदला लेता है और उन दोनों को तो हराता है, पृथ्वीराज प्रथम और व्याघ्रराज को, और साथ में जो प्रवरराज द्वितीय जो रहता है प्रवरराज द्वितीय, उनकी भी हत्या करता है। ठीक है, और सिरपुर क्षेत्र में अंतिम रूप से पांडुवंश की नींव रखता है। तो ये आपको याद रखना। तो वास्तविक संस्थापक आपके इंद्रबल को कहा जाता है। इससे संबंधित एक ताम्रपत्र है, वो कौन सा है? तो मलगा ताम्रपत्र। मलगा कहाँ? बिलासपुर से
मलगा। तो मलगा को ऐसे याद रखना मग्गा, और गिलास को क्या रखना गिलास। तो मग्गा गिलास से रिलेट करना आपको इंद्रबल। तो इंद्र मग्गा और गिलास रखता था ऐसे करके, तो मग्गा से मलगा और गिलास से बिलासपुर। ठीक। फिर यह छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक था, हमने देख लिया। स्थापत्य इनके क्या थे, तो इन्होंने इंद्रपुर नामक शहर बसाया था, जिसे वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है। जांजगीर चांपा क्षेत्र में ये आता है खरौद, जिसे इंद्रपुर के नाम से बसाया गया था। इनके 3 पुत्र थे, नन्नराज प्रथम, ईशान देव और भवदेव रणकेशरी। इनके अलावा मैंने बताया था जब मैंने अपने इनके शासकों का क्रम आपको जब बता रहा था कि इनके अलावा आपको सूरबल का नाम भी याद रखना है। ठीक है, सूरबल का भी नाम याद रखना। फिर इनके दूसरे पुत्र ईशान देव का खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख में उल्लेख हुआ है कि इसका ईशान देव जो इसके दूसरे नंबर का पुत्र है, उसका खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है उसमें इसका उल्लेख किया गया है शिलालेख में, जिसके अनुसार क्या बोला जाता है कि ईशान देव ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। अब ये ईशान देव क्या था, बहुत ही भक्ति भावना वाला इंसान था। तो ये क्या करते हैं, खरौद जो क्षेत्र है जिसे इंद्रबल ने बसाया था, उस क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण कराता है जिसका नाम है लक्ष्मणेश्वर मंदिर। क्या नाम है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसे लाखा चौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो स्थानीय रूप से लाखा चौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे ईशान देव ने बताया, ऐसा जानकारी प्राप्त होता है इसी जो मंदिर है वहाँ के शिलालेख से। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। फिर इनका एक और पुत्र रहता है, अन्य तीसरा जो पुत्र रहता है वो रहता है भवदेव रणकेशरी। भवदेव रणकेशरी, पूरा नाम याद रखना है आपको, भवदेव रणकेशरी। ठीक है, इसके विषय में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, तो इसके विषय में बोला जाता है कि भांदक शिलालेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से, भांदक शिलालेख थे। तो भवदेव और भांदक, भवदेव भांदक, भव से रिलेट हो रहा है, भवदेव भांदक शिलालेख इंद्रबल का पुत्र था, रणकेशरी इसकी उपाधि थी, जैसे भी। ठीक है, फिर इसके आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि नन्नराज प्रथम जो इनका बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र नन्नराज प्रथम, हमने किसके बारे में देख लिया, सूरबल का देख लिया। सूरबल को हरा दिया जाता है, उसकी जगह इंद्रबल आके उनका बदला लेके बैठता है। ठीक है, सत्ता आगे बढ़ाता है। फिर हमने देखा ईशान देव के बारे में, इसने मंदिर का निर्माण कराया। भवदेव रणकेशरी के बारे में देखा, भांदक शिलालेख से इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। फिर बचा कौन, सबसे बड़ा पुत्र नन्नराज प्रथम, तो उसका उत्तराधिकारी यही रहता है नन्नराज प्रथम। तो इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि नन्नदेव जो प्रथम थे के विवाह के पश्चात लंबी अवधि तक उसकी कोई संतान नहीं होती। ये जो नन्नराज है ना, उनकी कोई भी संतान नहीं होती। इस कारण उन्होंने तीवरदेव को गोद ले लिया, किंतु समय अंतराल में उनके एक पुत्र चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। इसका चंद्रगुप्त का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, चंद्रगुप्त का। तो हमने जब शासकों का क्रम देख रहे थे तो उसमें हमने चार्ट में देखा भी था, इधर तीवरदेव थे, इधर चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त के आगे हर्षगुप्त और भव महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में हमने देखा था। तो अब गोद तो ले लिया है किसको, तीवरदेव को। अब गोद लेने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद इनके खुद का पुत्र होता है जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त। तो इन्होंने अपने भाइयों जो ईशान देव और भवदेव रणकेशरी को क्या करते हैं, इसके अलावा मंडलाधिपति के रूप में भी नियुक्त करता है, मंडलाधिपति के रूप में नियुक्त करता है। तो भाइयों का तो केस क्लियर है कि अपना शासन करता है नन्नराज प्रथम, और ईशान देव और भवदेव को क्या करते हैं कि अलग अलग मंडल में जब बटे रहता था ना, एक राष्ट्र जो है अलग अलग मंडलों में बटा रहता था, तो उनमें ईशान देव और भवदेव रणकेशरी को स्थापित कर देता है मंडलाधिपति के रूप में। ठीक है, तो वो भी खुश हैं। अब गोद लिया हुआ बच्चा तीवरदेव आया, फिर आया आपका चंद्रगुप्त। तो जब इसको गोद ले लियो तो दायित्व बनता है कि इसे आगे बढ़ाना है। तो यही दायित्व को पूरा करता है कौन, नन्नराज प्रथम। और महाशिवगुप्त को, महाशिव जो तीवरदेव है, गुप्त नहीं, महाशिव तीवर जो देव है, तीवरदेव ही याद रखना, महाशिव इन्होंने उपाधि लिया है। तो जो तीवरदेव है उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है और शासन आगे सौंपता है। ठीक है, तो नन्नराज प्रथम के बारे में हमने देख लिया। क्या देखा नन्नराज प्रथम के बारे में कि इन्होंने अपने दोनों भाइयों को क्या किया, मंडलाधिपति नियुक्त कर दिया अपने क्षेत्रों में। ठीक है, इसके अलावा क्या देखें, इसका कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो तीवरदेव को गोद ले लिया, लेकिन उसके पश्चात कुछ समय बाद चंद्रगुप्त का जन्म हो गया। तो अपना दायित्व पूरा करते हुए इसने तीवरदेव के हाथों में सत्ता स्थानांतरित की। ठीक है, और तीवरदेव को महाशिव तीवरदेव के नाम से जाना जाता है। अब उपाधि क्या है इस तीवरदेव की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है इस राजवंश का तीवरदेव। तो इसकी उपाधि थी सकल कौशलाधिपति। क्या थी, सकल कौशलाधिपति, सकल कौशलाधिपति अभिलेखों में वर्णित है इसका नाम। फिर कौशलाधिपति भी आता है, कौशल का अधिपति, कौशल क्षेत्र में राज करते तो कौशल अधिपति, और समस्त कौशल क्षेत्र में राज करता है इसलिए सकल कौशलाधिपति। ठीक है, और परम वैष्णव क्यों, तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस वंश के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। मैंने आपको ये बताया था कैसे सरव वंश से आगे बढ़ के इन्होंने अपने शासन को चालू किया। सरव वंश भी
वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, तो उसी को इन्होंने भी कंटिन्यू किया है वैष्णव धर्म को। वो भी परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, ये भी परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। ठीक, तो वैष्णव धर्म के थे, परम वैष्णव इनकी उपाधि थी, ये परम भागवत बोल सकते हैं, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये भी हो गया। अब इनके बारे में ताम्रपत्र कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, इनके बारे में भी ताम्रपत्र मिलेगा। जैसे इंद्रबल का मलगा था, उसे इसका भी है। तो इनके 3 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, 3 ताम्रपत्र कहाँ से, तो राजिम से, बालोद से और बोंडा से। राजिम, बालोद, बोंडा, राजिम, बालोद, बोंडा। ठीक है, राजिम, बालोद, बोंडा। तो इसको याद कर लेना कि राजबाबू, राजबाबू करके, क्या राजबाबू, तिवारदेव का राजबाबू। तिवारदेव का ऐसा राजा बाबू था, तो उसको राजबाबू कर लें। राजा में आप फिर राजा किसी और शहर को रिलेट ना कर दें, इसलिए मैं राज कर रहा हूँ उसको। तिवारदेव क्या है, राजा है, तो राजबाबू, उसको क्या बोल दिया, राजबाबू। राजबाबू का राज से क्या होगा, राजिम, बा से क्या होगा, बालोद, और बू से, बू को बो कर लेना, बोंडा। ठीक है, बो, बोंडा, तो बालोद, बोंडा, राजिम। ठीक, अब कैसा भी रिलेट हो, कम से कम एक तरीका मिल गया कि इसको आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। तो राजिम, बालोद, बोंडा, क्योंकि हर शासक के बारे में कहीं ना कहीं शिलालेख मिलेगा, कहीं ना कहीं ताम्रपत्र मिलेगा। सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न आपको उसी में होगा कि शिलालेख है कि ताम्रपत्र है। तो ना प्रॉपर नाम पढ़ते चलिएगा कि ताम्रपत्र है कहाँ, राजिम, बालोद, बोंडा का। जहाँ शिलालेख आएगा तो नाम के साथ राजिम शिलालेख, बालोद शिलालेख, बोंडा शिलालेख, ऐसे पढ़ना अगर शिलालेख आएगा तो। अभी ताम्रपत्र है तो आपको नाम के साथ पढ़ना है, राजिम ताम्रपत्र, बालोद ताम्रपत्र, बोंडा ताम्रपत्र। इससे क्या होगा, तो इससे आपके शिलालेख और ताम्रपत्र में भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब उसके आगे आपको कन्फ्यूज़न दूर करता है कि कौन सा ताम्रपत्र किसका है और कौन सा शिलालेख किसका है। तो ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। तिवर क्या राजा था, तो राजा को राजा बाबू बोल दिए, तो राजबाबू बोल दिए, तो राजिम, बालोद और बोंडा। ठीक, इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर उपरोक्त ताम्रपत्र इनके पराक्रम का संकेत देते हैं, पराक्रम का संकेत देते हैं। इनके ताम्रपत्रों में ब्राह्मणों को ग्राम दान में देने का विवरण मिलता है। ये दानी भी थे, अब राजा है तो बहुत ही पराक्रमी भी है और दान भी देता था। ठीक है, तो ये रिलेट कर सकते हैं हम। ताम्रपत्र में इसके पराक्रम का उल्लेख है और ब्राह्मणों को गाँव दान में देता था, उसका विवरण दिया गया है। फिर इसका शिलालेख भी मिलता है। अभी हमने क्या ताम्रपत्र पढ़ा 3 जगह से, और शिलालेख कहाँ से, तो आरंग से, आरंग से। ठीक है, शिलालेख कहाँ से, आरंग से है, आरंग से। ठीक, आरंग शिलालेख किसका, तिवारदेव का, महाशिव तिवारदेव। ठीक, उपलब्धि क्या है, तो इनकी राज्यावधि पांडुवंश की सत्ता का उत्कर्ष काल रही। जैसे कि पहले क्लास में हमने देखा था इस जब शासन के बारे में हमने प्रीवियस क्लास पढ़ा तो हमने देखा था कि उत्कर्ष काल तिवारदेव का माना जाता है, और जो स्वर्ण काल है वो महाशिवगुप्त बालार्जुन का माना जाता है। और उत्कर्ष काल किसका, तो छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का जो वो है, क्या बोलते हैं, उत्कर्ष का काल, वो तिवारदेव का काल माना जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। फिर इन्होंने क्या, कौशल, उत्कल और अन्य राज्यों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। जैसे कि ताम्रपत्र से मिला कि बहुत ही पराक्रमी था, और सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। सकल कौशल, पहले कौशलाधिपति, कि कौशल क्षेत्र में राज करते हैं तो कौशलाधिपति। फिर समस्त कौशल क्षेत्र को जीत लिया। कहाँ, कौशल के अलावा उत्कल भी चले गए और उसके आसपास के राज्यों को भी जीत लिया, तो सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके तिवारदेव के बारे में। फिर तिवारदेव से संबंधित कुछ फैक्ट और हैं, तो वो है आपके नन्नराज द्वितीय के अड़भार ताम्रपत्र के अनुसार। ये अब तिवारदेव से के बारे में और किन शासकों के ताम्रपत्र शिलालेख से जानकारी मिलती है उसके बारे में देखते हैं। ताम्रपत्र जो उन्होंने जारी किया, शिलालेख जो उन्होंने जारी किया तिवारदेव ने, वो हमने देख लिया। अब ये नन्नराज द्वितीय के अड़भार ताम्रपत्र के अनुसार तिवारदेव ने संपूर्ण कौशल के अलावा उत्कल और अन्य प्राप्तों पर भी शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की थी, हमने देख लिया है। फिर खुद उसके तो शिलालेखों में उसका पराक्रम का वर्णन मिला है, लेकिन उसके आगे जो राजा आता है नन्नराज द्वितीय, जो उसका पुत्र रहता है, नन्नराज जो द्वितीय है उसका पुत्र रहता है तिवारदेव का, तो उनके भी अभिलेखों से, ताम्रपत्रों से ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, फिर तिवारदेव ने अपनी राजमुद्रा में गरुड़ उत्कीर्ण करवाया था। क्या उत्कीर्ण कराया था, तो गरुड़ उत्कीर्ण कराया था। ये आपको याद रखना है, क्या, गरुड़ उत्कीर्ण कराया था। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा भी था, जो प्रवरसेन थे आपके सरभपुरी वंश के, तो सरभपुरी वंश के जो प्रसन्न मात्र थे, प्रवरसेन नहीं, माफ कीजिएगा, और प्रसन्न मात्र थे, तो प्रसन्न मात्र ने भी गरुड़ शंख चक्र युक्त सिक्के चलाए थे। और इसी क्रम में ये शासक आए हैं, कौन से, आपके सोमवंशी, तो उस पैटर्न को भी इन्होंने फॉलो किया और गरुड़ उत्कीर्ण कराया था, किसमें, अपनी राजमुद्राओं में। ठीक है, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, उसी को ही फॉलो करते हैं लोग आ रहे हैं। जहाँ तक आप देख लेंगे कि उपाधियों के धारण करने की बात हो,
जहाँ पर धर्म को मानने की बात हो, है ना। उसके अलावा आपकी जो लिपि थी, लिपि जो पेटिका शीर्ष लिपि थी, वो भी इन्होंने ही उनसे कॉपी किया है, ऐसा समझ सकते हैं। तो उनको ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो गरुड़ उत्कीर्ण कराया था, ये भी अब याद हो जाएगा आपको, ठीक, फॉलो कर रहे हैं। तो फिर युद्ध, इसके बारे में युद्ध की जानकारी मिलती है। तो तिवर देव का युद्ध विष्णुकुंडी नरेश माधव वर्मन द्वितीय जनाश्रय के साथ हुआ, जिसमें तिवर देव पराजित हुए थे, जिसमें तिवर देव पराजित हुए। जानकारी कहाँ से मिलती है? तो माधव वर्मन का ईपुर और पोलामुरु ताम्रपत्र, ईपुर और पोलामुरु ताम्रपत्र। तो तिवर देव का युद्ध विष्णुकुंडी नरेश, विष्णुकुंडी नरेश कोई क्षेत्र रहा होगा, उनके जो शासक थे माधव वर्मन द्वितीय जनाश्रय, माधव वर्मन द्वितीय जनाश्रय के साथ इसका युद्ध हुआ और तिवर देव क्या हो गए? पराजित हो गए। उनकी जानकारी माधव वर्मन का ईपुर या पोलामुरु ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होती, ठीक, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। तो तिवर देव के बारे में हमने क्या क्या देख लिया? तिवर देव के बारे में देखा कि ये जो थे गोद लिए हुए थे, तो इनको नन्नराज प्रथम अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और सकल ये कोशलाधिपति की उपाधि धारण करते हैं, जो कि राजमुद्रा में वर्णित है। और अभिलेखों के अनुसार सकल कोशलाधिपति क्यों? क्योंकि उत्कल और अन्य आसपास के राज्यों को इन्होंने जीत अर्जित की, तो सकल कोशलापति की उपाधि धारण कर ली थी। परम वैष्णव या परम भागवत की उपाधि भी धारण करते हैं। वैष्णव से रिलेटेड वैष्णव धर्म को मानेंगे। 3 ताम्रपत्र मतलब राजबाबू से, राजीम, बालोद और बोंडा, ठीक, ये याद किया हमने। इसके अतिरिक्त इसमें क्या दिया गया था कि इसके पराक्रम को दर्शाता है और ब्राह्मणों को एक गांव दान में देता था, ये भी बताया गया इसमें ताम्रपत्र में। और शिलालेख आरंग से प्राप्त हुआ था, उपलब्धि मैंने बता दिया आपको। नन्नराज द्वितीय इसके जो पुत्र था उसके अभिलेख से, अड़भार ताम्रपत्र से प्राप्त पता चलता है कि ये अन्य क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया था, ठीक है। फिर तिवर देव की मुद्रा में गरुड़ उत्कीर्ण था, ये भी देख लिया हमने, और राजमुद्रा में गरुड़ उत्कीर्ण है। और क्या देखा था? कोशलाधिपति की उपाधि भी है। फिर इसके अलावा एक युद्ध हुआ था जिसमें विष्णुकुंडी नरेश माधव वर्मन द्वितीय से, जहाँ ये हार जाता है और ये माधव वर्मन के ईपुर या पोलामुरु ताम्रपत्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया तिवर देव के बारे में। हम आगे देखेंगे नन्नराज द्वितीय के बारे में देखते हैं। तो नन्नराज द्वितीय जो है वो तिवर देव के पुत्र रहते हैं, ठीक है। और जो उन्होंने उपाधि धारण की थी कौशलाधिपति, तो ये कौशल में और जोड़ देते हैं कौशल मंडलाधिपति। क्या? कौशल मंडलाधिपति। और इनका एक ताम्रपत्र है अड़भार ताम्रपत्र, जो कि शक्ति एरिया से, शक्ति एरिया में प्राप्त हुआ था, अड़भार क्षेत्र। तो अड़भार ताम्रपत्र में मैंने बता दिया कि इसमें तिवर देव के पराक्रम के बारे में वर्णन है। फिर क्षेत्र विस्तार कहाँ तक था? तो वर्धा तक था। वर्धा जो आपके महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है, तो वहाँ तक इसका विस्तार किया इन्होंने। फिर जीर्णोद्धार, अड़भार का शिव मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया नन्नराज द्वितीय ने, ठीक है। तो नन्नराज द्वितीय ने क्या? अड़भार का जो शिव मंदिर है उसका उल्लेख कराया। मैंने ये वाला बस आपको रिलेट नहीं करा पाया था, क्योंकि ये मेरे से मतलब है लेकिन आपको बताने लायक नहीं है, रिलेट नहीं कराया, इसलिए मैंने आपको इसको नॉर्मल रीड करने बोला था। तो आप रीड करते चलिएगा। नन्नराज द्वितीय जो है अड़भार का शिव मंदिर, अड़भार से ताम्रपत्र मिला। फिर इसके सामंत थे कौन? देवरक्षित सामंत थे, ठीक। फिर उल्लेख क्या मिलता है इसके बारे में? तो बालार्जुन के सेन कपाट अभिलेख में, बालार्जुन के सेन कपाट अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है, जिसमें सेन कपाट अभिलेख में इन्होंने स्वयं को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा, योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा। अब तिवर देव बहुत ही योग्य थे, देखा कैसे देखा हमने अभी, वो उन्होंने अपना क्षेत्र कैसे फैलाया, उसी प्रकार इन्होंने भी क्षेत्र अपना वर्धा तक फैला लिया था, ठीक है। तो इसने लिखा अपने बारे में कि मैं योग्य पिता का योग्य पुत्र हूँ, ठीक है। कहाँ से? तो बालार्जुन के सेन कपाट अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सेन कपाट अभिलेख बालार्जुन आप ये आएगा इनके आगे, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक। इनके निसंतान अवस्था में मृत्यु हो जाने के कारण इनके चाचा जो चंद्रगुप्त थे, जो बाद में तिवर देव के गोद लेने के पश्चात जब नन्नराज प्रथम का पुत्र होता है ना चंद्रगुप्त, तो वो इस वंश को फिर आगे बढ़ाता है, जो कि महाशिव तिवर देव का भाई था। अब इसकी राज्य कम अवधि तक थी, ठीक है। इनमें इसने तिवर देव की तुलना कृष्ण से एवं स्वयं की तुलना प्रद्युमन से की थी। किससे? कृष्ण की तुलना, तिवर देव की तुलना कृष्ण से और स्वयं की तुलना प्रद्युमन से की थी, प्रद्युमन से, ये आपको याद रखना है, ठीक। किसने? नन्नराज द्वितीय ने। तो ये था नन्नराज द्वितीय के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। अड़भार अभिलेख को याद रखना है, उसमें अपने पिता के बारे में जानकारी दी। अड़भार क्षेत्र से प्राप्त होता है, वर्धा तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था, और अड़भार में इतने शिव मंदिर का निर्माण भी कराया था, मतलब जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। ये था सेन कपाट अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है कि स्वयं को योग्य पिता का योग्य पुत्र मानता था और अपने पिता को कृष्ण के और स्वयं को प्रद्युमन की उपाधि देता है। ये था आपके नन्नराज द्वितीय के बारे में, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त, अब इनके जो चाचा थे तो वो तो निसंतान थे, इसलिए अब चाचा जो आगे आते हैं और इसके शासन संभालने लगते हैं। तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख में राजा चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। राजा चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है कहाँ? सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख में।
तो उनके बाद ये आगे अब चाचा थे तो ज़्यादा बुजुर्ग हो गए रहेंगे ना, तो अब उनके आगे उनका पुत्र संभालता है कौन, हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त, तो जब मैं शासकों का क्रम याद करा था तो मैं लाइन से 3 बताया था कि सिर से पैर करके, तो सिरपुर से याद किए थे हम लोग, सिरपुर क्षेत्र में आपका चंद्रगुप्त आएगा, फिर हर्षगुप्त आएगा, फिर महाशिवगुप्त बालार्जुन आएगा, उनका अभिलेख किसी क्षेत्र से प्राप्त होगा। तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर से प्राप्त होता है। अब हर्षगुप्त जो चंद्रगुप्त का पुत्र है, हर्षगुप्त, तो ये आज की क्लास में करें, आज का क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसे हम अगले क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। जो वीडियो लंबा हो जाएगा, पढ़ने में बोझिल लगेगा, तो 1 से 2 बार आप जरूर इस वीडियो को फिर से देखिएगा। हमने आज 4-5 शासकों के बारे में देखा, उदयन, इंद्रबल, नन्यराज प्रथम, महाशिव तिवर्देव और नन्यराज द्वितीय के बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त बहुत छोटा ही था। अब आगे हम कल देखेंगे हर्षगुप्त से आगे इस वंश के बारे में, शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे रिलेटिव मेथड के माध्यम से पढ़ने के लिए आप हमारी ऐप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।